प्यारे विद्यार्थियों, ANG कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। क्योंकि आपने 12वीं पास कर ली है और अब आप BSc डिग्री करने वाले हो, ठीक है। तो आज हम जो हैं मैथमेटिक्स BSc पार्ट फर्स्ट यानी कि BSc पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स का अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि BSc की जो मैथमेटिक्स है उसमें उसकी परीक्षा स्कीम क्या है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आपको अगर ये पता ही नहीं है कि जो डिग्री आप लेना चाह रहे हो उसमें किस तरह की परीक्षा पद्धति है, तो फिर आपका पढ़ना व्यर्थ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम परीक्षा पद्धति को ही देखते हैं कि इसमें है क्या सिस्टम। तो देखिए बच्चों, BSc डिग्री में आपके 3 सब्जेक्ट चलेंगे, ठीक है। आपको पता है कि मैथमेटिक्स वालों के लिए 3 सब्जेक्ट क्या क्या हैं, एक है मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है बच्चों। तो देखिए हम यहाँ पर केवल मैथमेटिक्स का अध्ययन करने वाले हैं, तो मैं आपको केवल मैथमेटिक्स के बारे में ही बताऊंगा, और जो फिजिक्स वाले सर हैं वो फिजिक्स के बारे में बताएंगे, और जो केमिस्ट्री वाले सर हैं वो केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे। इसी के साथ अपनी दूसरी जो डिग्री है वो है BSc बायोलॉजी वाली, ठीक है। तो बच्चों बायोलॉजी वाली डिग्री में क्या आता है, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, ठीक है बच्चों। तो इस तरह 3 सब्जेक्ट इस डिग्री में हैं। अब प्रत्येक सब्जेक्ट बच्चों आपको पता है कि डिग्री बहुत बड़ी डिग्री है, ऐसा नहीं है कि छोटी क्लासों की तरह 10th क्लास की तरह 11th क्लास की तरह छोटी छोटी बुक्स आ जाए, ऐसा नहीं होता बच्चों। यहाँ पर हमको जो है हर सब्जेक्ट का विस्तृत अध्ययन करना रहता है, और चूंकि विस्तृत अध्ययन करना है तो इसमें क्या होगा, परीक्षा जो सामग्री है आपकी, मतलब जो आपका कोर्स है, सिलेबस है, वो भी क्या होगा, बहुत बड़ा रहता है बच्चों, ठीक है ना। तो हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं बच्चों। आपके फर्स्ट ईयर में देखिए, प्रत्येक ईयर में, फर्स्ट ईयर की बात नहीं है बच्चों, प्रत्येक ईयर में चाहे सेकेंड ईयर हो चाहे फाइनल ईयर हो, आपके प्रत्येक सब्जेक्ट के बच्चों 3 पेपर होते हैं, ठीक है। तो हम आज यहाँ पर फर्स्ट ईयर की बात करते हैं। देखिए BSc पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स में बच्चों आपका जो प्रत्येक पेपर होगा, 3 पेपर होंगे बच्चों, ठीक है। प्रत्येक पेपर आपका 75 मार्क्स का होगा, यानी कि चाहे उसमें प्रैक्टिकल हो या ना हो, ठीक है। ध्यान रखना बच्चों, चाहे प्रैक्टिकल हो या ना हो, BSc मैथमेटिक्स में प्रत्येक पेपर आपका 75 नंबर का होता है, ठीक है। पार्ट फर्स्ट की बात करें बच्चों हम, तो पार्ट फर्स्ट में आपके 3 पेपर हैं। पेपर फर्स्ट जो है हमारा वो है, उसमें बुक्स जो आती है वो आती है आपके एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यानी कि अमूर्त बीजगणित, ठीक है बच्चों। ये जो बुक है ये इसका 50 नंबर का पेपर रहता है, प्लस 25 नंबर का इसमें है प्रैक्टिकल्स। तो बताओ बच्चों, देखो ऐसे क्या हुआ, देखिए 50 नंबर का तो पेपर और 25 नंबर का प्रैक्टिकल, तो इस तरह बच्चों ये 75 नंबर का पेपर बन जाता है। मैंने आपको बताया 75 नंबर के हैं सारे के सारे, ठीक है। पेपर सेकंड की बात करें बच्चों हम, तो उसमें है अवकलन और समाकलन। आपने 10th में भी 12th में भी पढ़े हैं अवकलन समाकलन, तो बच्चों उनके आगे का अध्ययन है इसमें। ऐसा नहीं है कि सर हमने तो पढ़ लिया अवकलन समाकलन, नहीं बच्चों, नाम से ही यूं नहीं है कि आपने पढ़ लिया, उसके आगे का मिलेगा पढ़ने के लिए, ठीक है। आगे देखिए तीसरा जो पेपर है उसमें है वेक्टर, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, ठीक है ना। यानी कि वेक्टर, द्विविमीय ज्यामिति और त्रिविमीय ज्यामिति। तो इस तरह बच्चों पेपर फर्स्ट में 1 बुक है, पेपर सेकंड में 2 बुक्स हैं, और पेपर थर्ड में आपके पास कितनी बुक्स हैं, 3 बुक्स हैं, ठीक है बच्चों। अब आगे बात करते हैं। देखिए मैथमेटिक्स का आपको अध्ययन करने के लिए सबसे पहले एक अच्छी बुक्स आपके पास होनी चाहिए बच्चों। आप अन्य सब्जेक्ट की बात करें तो हो सकता है आपके पास बुक्स हो या ना हो, ठीक है। नोट्स से भी बच्चे काम चला लेते हैं, वैसे बुक्स से पढ़ना बहुत अच्छी बात है बच्चों, क्योंकि बुक्स जितना सिखाएगी उतना लगभग कुछ भी नहीं सिखा सकते, ठीक है। तो हम हमारी बुक्स की बात करते हैं बच्चों। ध्यान रखना, कोटा यूनिवर्सिटी के लिए आपकी सबसे बेस्ट बुक है बच्चों नवकार प्रकाशन वाली, जो दोनों ही माध्यम में आएगी बच्चों। ऐसा नहीं है कि सर हिंदी मीडियम में ही आएगी क्या इंग्लिश मीडियम में आएगी, दोनों माध्यम में आती है। और हम चूंकि हिंदी माध्यम वाले हैं तो बच्चों आपको हिंदी माध्यम की बुक्स इसमें से लेनी है। नवकार प्रकाशन ये पब्लिकेशन का नाम है बच्चों, और जो बुक्स के राइटर हैं वो हैं डॉक्टर गोखरू और सैनी। इनकी बुक्स जब आप लाओगे बच्चों तो इनमें क्या है, इनकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही सरल है बच्चों, बहुत ज़्यादा सरल है। आप देखो कॉलेज में जो बुक्स होती है ना
वो बहुत सारे राइटरों की चलती है। ठीक है, हम जब 12th तक पढ़ते थे तो आपको पता है केवल फिक्स राजस्थान बोर्ड हमें बुक्स प्रोवाइड करवाता है, इसके अलावा हम अन्य किताब का अध्ययन नहीं करते। यहाँ पर अगर कॉलेज की बात करें बच्चों, तो आप अगर किसी दुकान पे चले जाओगे, बड़ी दुकान पे, तो आपको 10 तरह की बुक्स मिल जाएगी और एक ही क्लास की होगी वो, तो आपको कन्फ्यूजन उत्पन्न हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ यही बुक्स लेनी है। इससे क्या होगा, आपकी लैंग्वेज भी अच्छी रहेगी और पढ़ाई भी अच्छी रहेगी। ठीक है बच्चों, तो अब हम हमारी बुक्स को स्टार्ट करते हैं और हम अध्ययन करने की प्रयास करेंगे। देखिए बच्चों, तो बच्चों इन 3 पेपरों में से आपको पता चल गया कितने पेपर हैं हमारे पास, 3 पेपर हैं। इन 3 पेपरों में से हम पहले सर्वप्रथम पेपर सेकंड स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है ना, ध्यान रखना, हमारा है सबसे पहला पेपर सेकंड। ठीक बच्चों, पेपर सेकंड, ध्यान से समझना बच्चों, क्या है हमारे पास, पेपर सेकंड। ठीक है, पेपर सेकंड की बात करें बच्चों, मैंने आपको बता दिया कितनी बुक्स हैं इसमें आपके पास है बुक फर्स्ट कौन कौन सी हैं, बुक फर्स्ट है आपके पास अवकलन गणित। ठीक है बच्चों, और बुक सेकंड की मैं बात करूं बच्चों तो वो कौन सी है, वो है समाकलन गणित। तो बच्चों इनमें भी हम सबसे पहले स्टार्टिंग में अध्ययन कर रहे हैं बच्चों अवकलन गणित का। अवकलन गणित का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है ना बच्चों, अब देखो प्रत्येक जो पेपर की जो रूपरेखा है, ठीक है ना बच्चों, ध्यान रखना, पेपर की रूपरेखा में इस तरह की पद्धति बनाई गई है बच्चों आपके, जिसे 75 नंबर का प्रैक्टिकल पेपर है ना बच्चों पूरा, तो इसमें क्या होता है 3 पार्ट में आपके पेपर होते हैं, 3 पार्ट में होते हैं। मतलब कैसे रहता है बच्चों, उसमें होता है सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, ये 3 सेक्शन होते हैं बच्चों। देखो सेक्शन ए में क्या होता है बच्चों, छोटी छोटी परिभाषाएं या छोटे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जो पेपर के हिसाब से या तो आधे नंबर के होंगे या 1 नंबर के होंगे, ऐसे रहता है बच्चों। सेक्शन बी की बात करें बच्चों तो ये जो हैं पेपर के हिसाब से या तो 5 नंबर वाले होते हैं या 7 नंबर वाले होते हैं। ठीक है, और बच्चों सेक्शन सी की बात करें तो ये 20-20 नंबर वाले होते हैं, 10-20 वाले इस तरह के। तो आपके ये क्या हो जाते हैं, ये आपके बच्चों कितने हुए, बात करें 10-10 वाले होते हैं बच्चों। ये आपको इसमें से 2 के जवाब देने। अब देखिए 1 मिनट, देखिए टोटल मिलाकर ओवरऑल कितने हो गए, 75 नंबर हो जाते हैं। सेक्शन ए की बात करें बच्चों तो इसमें क्या होता है कि यूनिट के हिसाब से चलती है आपकी बुक्स, और यूनिट के हिसाब से चलने से आपको प्रत्येक पेपर में 5 यूनिट दिखाई देगी बच्चों, 1, 2, 3, 4th और 5th, ये 5 यूनिट होती है बच्चों। देखो इस पहले लेक्चर में हम क्या है पूरी क्लास का ही अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं रहेगा कि आखिरकार इसकी परीक्षा पद्धति क्या है। ठीक है ना, तो 5 पेपर हैं आपके, मतलब 5 यूनिट हैं आपके पास। जो सेक्शन ए होता है उसका जो नियमानुसार तो ये है परीक्षा पद्धति कि प्रत्येक यूनिट से लेते हुए 2 क्वेश्चन लिए जाते हैं बच्चों, प्रत्येक यूनिट से 2 क्वेश्चन लिए जाते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह कितने क्वेश्चन हो गए बच्चों, 10 क्वेश्चन हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन हो कितने हो गए, 10 हो जाते हैं। फिर सेक्शन बी की बात करें बच्चों, प्रत्येक यूनिट को चूज करते हुए उससे 2 क्वेश्चन लिए जाते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन लेने से इस तरफ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो जाते हैं, 10 हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों आपको यहाँ पर प्रत्येक यूनिट में से केवल 1 क्वेश्चन का ही जवाब देना रहता है, इसलिए 5 क्वेश्चन का ही आपको जवाब देना है। यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन का जवाब देना है बच्चों, तो 10 क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, और यहाँ पर बात करें बच्चों इस सेक्शन सी जो निबंधात्मक है उसमें बच्चों 4 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक यूनिट में से 1 क्वेश्चन लिया जाता है और आपको केवल 2 क्वेश्चन के जवाब देने होते हैं। तो ओवरऑल बात करें बच्चों आपके पेपर में आपको 17 क्वेश्चन का जवाब देना रहता है। ध्यान रखना बच्चों, केवल 17 क्वेश्चंस का आपको जवाब देना है। ठीक है, देखिए पहले सेक्शन में 10 क्वेश्चन होंगे, सभी 10 के जवाब देने हैं, आपको जितना है पूरे के जवाब दीजिए।
सेक्शन बी की बात करें, प्रत्येक यूनिट को टच करते हुए प्रत्येक यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन लिए जाते हैं। ओवरऑल 10 क्वेश्चन होते हैं, आपको एक एक क्वेश्चन का चयन करते हुए 5 क्वेश्चनों के जवाब देने रहते हैं। सेक्शन सी की बात करें बच्चों, प्रत्येक एक यूनिट में से एक क्वेश्चन लेते हुए 4 क्वेश्चन होते हैं, आपको 2 क्वेश्चंस का जवाब देना होता है। तो इस तरह बच्चों जो हैं 17 क्वेश्चन का आपको ओवरऑल आपकी जो मेन परीक्षा होगी उसमें जवाब देना रहेगा। तो अब हम बात करते हैं कि हमारी जो हम अवकलन गणित स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हमारी फर्स्ट यूनिट है बच्चों, 5 यूनिटें हैं पूरी। तो अब हम स्टार्ट करेंगे यूनिट फर्स्ट, ठीक है। उसका जो है चैप्टर का नाम है अवकपदिक समीकरण एवं चाप की लंबाई के अवकलज। ये हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है। अभी तक आपको केवल पेपर की रूपरेखा बताई थी बच्चों हमने, अब देखिए आपके जो है पेपर सेकंड में हमने स्टार्ट किए बच्चों यूनिट फर्स्ट। देखो बच्चों एक बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि केवल एक चैप्टर एक यूनिट हो गया, ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। ध्यान रखना, एक चैप्टर एक यूनिट हो गया ये जरूरी नहीं है। एक यूनिट में एक या एक से अधिक प्रश्नावलियां हो सकती हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो हम यूनिट फर्स्ट का अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम है पदिक समीकरण, ठीक है। इसमें चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों अपन। चैप्टर फर्स्ट वो है आपके पास पदिक समीकरण एवं चाप की लंबाई के अवकलज, ठीक बच्चों। ये आपके प्रश्नावली का नाम है बच्चों, ध्यान रखना क्या नाम है, पदिक समीकरण एवं चाप की लंबाई के अवकलज, ठीक बच्चों। देखिए यहाँ पर जो हमने 12th क्लास तक जो मैथमेटिक्स पढ़ी है बच्चों, ठीक है, बीएससी कोर्सेज में जो लगभग बहुत ज़्यादा, देखो वैसे तो क्या है कि प्रत्येक सब्जेक्ट अपने आप में पूर्ण होता है, बहुत गरिमा रखता है, लेकिन मैथमेटिक्स की बात करें तो इसका हिस्सा जो है लगभग विद्यार्थियों 12th में आपने चाहे कितना ही स्कोर अर्जित किया हो वो आपकी क्षमता को प्रदर्शित करता है, लेकिन अगर आपने बीएससी में अच्छी तरह से अध्ययन नहीं किया तो आप पिछड़ जाते हो बच्चों। यहाँ पर देखना जो आगे का स्तर आता है बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट होता है बच्चों वो है ध्रुवीय निर्देशांक। ध्रुवीय निर्देशांक, अब बच्चों ये ध्रुवीय निर्देशांक होते क्या हैं, ठीक है। देखो बच्चों समझना कि आप कोण बनाते थे, ठीक है, छोटी कक्षाओं में जब आप कोण बनाते थे तो कैसे बनाते थे, हम एक लाइन को फिक्स कर देते थे, ठीक है बच्चों, याद है आपको, हम एक लाइन को फिक्स कर देते थे इस तरह। तो बच्चों यहाँ पर इसे कहते हैं हम इनिशियल लाइन, यानी कि प्रारंभिक रेखा, प्रारंभिक रेखा, इनिशियल लाइन, ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं इसे, प्रारंभिक रेखा, ठीक है। और मान लीजिए कि इस तरह से थीटा कोण से, ऐसे थीटा कोण से घुमा दिया जाता है कोई पी पॉइंट पर, ठीक, इसकी दूरी मान हो, आर हो, ठीक है बच्चों। तो ये जो आर है ना यहाँ पर आर, यहाँ पर आर यानी कि ओपी, ये होता है बच्चों ध्रुवांतर रेखा। क्या होता है बच्चों, ध्रुवांतर रेखा। और जो थीटा जो है यहां पर उसे कहते हैं ध्रुवांतर कोण, ठीक बच्चों। और अगर इस पी को, जो पी पॉइंट है उसके जो बिंदु को दर्शाया जाए तो उसे दर्शाते हैं बच्चों आर और थीटा, इस तरह। अब आपको याद हो कि अगर हम उस पहली वाली कक्षाओं की बात करें तो हम बिंदु को कैसे दर्शाते थे, 2 डायमेंशन की बात करें तो 1,2 होता था बच्चों ऐसा, और अगर 3 डायमेंशन की बात करें तो इस तरह 1 2 3 ऐसा ही होता था, ठीक है ना। क्योंकि ये कौन सी पद्धति थी बच्चों, ये थी कार्तीय पद्धति, ठीक है ना। और ये कौन सी है, ये ध्रुवीय पद्धति है बच्चों, ध्रुवीय निर्देशांक, ठीक है ना। कैसे, ध्रुवीय निर्देशांक, ठीक है ना।
तो देखिए बच्चों, हम किसी कोण को बनाते हैं तो उसमें एक प्रारंभिक रेखा होती है और एक दूसरी वाली रेखा जिसे हम ध्रुवांतर रेखा कहते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह किसी बिंदु के निर्देशांक r और थीटा के रूप में व्यक्त करना ध्रुवीय निर्देशांक होता है। ठीक है बच्चों। तो r और थीटा के रूप में जो निर्देशांक व्यक्त किए जाते हैं वो कौन से निर्देशांक होते हैं? वो होते हैं ध्रुवीय निर्देशांक। ठीक है। ध्रुवीय निर्देशांकों में बच्चों ये जो है ये मूल बिंदु है, एक तरीके से स्थिर बिंदु हैं। ठीक है ना। ओ एक्स आपके क्या है? इनिशियल लाइन यानी कि प्रारंभिक रेखा। और ओ पी ये क्या है? आपका रेडियस वेक्टर है बच्चों, ये जिसे कहते हैं ध्रुवांतर रेखा। ठीक है। और ये थीटा जो है आपका कोण है जिसे ध्रुवांतर कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ध्रुवांतर कोण। ठीक है ना, याद रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद बच्चों हम बात करें, देखिए कि हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? पहले हम पढ़ते थे कार्तीय पद्धति। क्या पढ़ते थे? कार्तीय पद्धति। ठीक है ना बच्चों। कार्तीय पद्धति की बात करें तो देखना ध्यान से आप, हमारा टॉपिक है अब कार्तीय निर्देशांक एवं ध्रुवीय निर्देशांक में संबंध। ठीक बच्चों, कार्तीय निर्देशांक एवं ध्रुवीय निर्देशांक में संबंध। बच्चों ध्यान रखना, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है? आपको पढ़ाया भी गया है, मैंने खुद पढ़ाया है, मुझे पता है ये पढ़ाया गया है, बस वहां पर नाम नहीं बताया जाता। या तो आपको हम 11th क्लास में फिजिक्स की बात करें तो वहां पर हमारे वेक्टर वाली जो प्रश्नावली, वेक्टर वाला जो चैप्टर आता था, मतलब उसमें याद हो आपको द्विविमीय सदिशों का वियोजन पढ़ा था बच्चों आपने। क्या था वो? द्विविमीय सदिशों का वियोजन। तो वहां पर जो आता था वो यही चीज है। देखना बच्चों कैसे, देखिए ये बात करें हम बच्चों, ये हमारी कार्तीय पद्धति है। ठीक, ये ओ मूल बिंदु हैं, ये एक्स अक्ष है आपकी और ये वाई अक्ष है। ठीक है बच्चों। यहां पर मान लेता हूं कि माना ये कोई पी पॉइंट है और ये थीटा कोण है बच्चों, तो इसके जो ध्रुवीय सूत्र, ध्रुवीय निर्देशांक हो गए r कोमा थीटा हो गए बच्चों। ठीक, और इस तरह है ये। तो मैं बच्चों बात करूं यहां से यहां तक की जो दूरी है, एक मिनट, इसे x कोमा वाई मानिए बच्चों। अभी जो है इसके कार्तीय निर्देशांक तो क्या है बच्चों? x कोमा वाई। ठीक है। तो बच्चों बात करें और ये दूरी r है। ठीक है। तो ध्रुवीय निर्देशांक क्या हो जाएंगे? r कोमा थीटा। कार्तीय क्या हो जाएंगे? x कोमा वाई। ठीक। तो देखिए बच्चों, इस तरह ये जो दूरी होगी ये आपकी x है और इधर की जो दूरी है वो आपकी y रहेगी। ठीक। बात करें ओ एम पी। ठीक है। अब बच्चों देखिए त्रिभुज ओ एम पी में, ओ एम पी में बात करें बच्चों, आप ओ एम की वैल्यू निकालिए। ठीक है। आपको आर दे रखा है। ठीक है। तो ओ एम अपॉन आर, ओ एम अपॉन आर। बच्चों देखिए ओ एम इस चित्र में किसका काम कर रहा है बच्चों? ये आधार का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? आधार का काम कर रहा है। तो इस तरह ओ एम की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? आधार बटे कर्ण। ठीक बच्चों, आधार बटे कर्ण क्या होता है? कॉस थीटा होता है बच्चों। ठीक है। तो इस तरह ओ एम की वैल्यू आ गई बच्चों आर कोस थीटा। ठीक है। और आपको पता है चित्र से ओ एम क्या है? ओ एम है आपका बच्चों एक्स। तो इस तरह एक्स बराबर क्या हो गया बच्चों? आर कोस थीटा हुआ बच्चों। फिर देखो तथा पुनः देखो, पुनः त्रिभुज ओ एम पी में दोबारा देख रहे हैं बच्चों, हम दोबारा देख रहे हैं, हमें y निकालना है, मतलब पीएम निकालना है। ठीक है। तो y निकालने के लिए, ठीक है, यानी कि पीएम डिवाइड बाई, ठीक है, आपको r पता है बच्चों। ठीक है। पीएम इसमें क्या है बच्चों? इसमें लंब है और r क्या है बच्चों? इसमें कर्ण है। तो लंब बटे कर्ण क्या हो जाता है? क्या होगा बच्चों? साइन थीटा। तो इस तरह पीएम की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? पीएम की वैल्यू आ गई आपके पास r साइन थीटा। और पीएम क्या है चित्र में बच्चों? क्या है? y। तो y बराबर क्या हो गया? r साइन थीटा। हुआ कि नहीं हुआ? समीकरण 2 हो गई।
हो गई ना बच्चों। तो अब आपको आर निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? आपको आर निकालना है। तो आप क्या करोगे, याद कर लो, ये वही है जो आपने फिजिक्स में पढ़ा था बच्चों, ठीक है ना, बस थोड़ा सा डिफाइन करने का तरीका अलग हो गया है बस, ठीक है ना। तो क्या करें, समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक बच्चों, क्या करेंगे, वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक है ना। तो वर्ग करके जोड़ रहे हैं बच्चों, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आ गया बच्चों आर स्क्वायर, ठीक। और अगर थीटा निकालना चाहे तो आप क्या कर सकते हो बच्चों, आप क्या कर सकते हो, समीकरण है दो में एक का भाग देने पर, ठीक बच्चों, आप क्या कर सकते हो, समीकरण 2 में एक का भाग लगा सकते हो। तो देखो क्या आया, आर साइन थीटा बटे आर कोस थीटा बराबर वाई बटा एक्स। तो टेन थीटा बराबर क्या आया बच्चों, वाई अपॉन एक्स। और थीटा निकालना चाहो तो बच्चों क्या होता है, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। इस तरह बच्चों ये हम आर और थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। और ये किस किस में संबंध आ रहे हैं बच्चों, एक्स और वाई। तो एक्स वाई निर्देशांक तो कौन सी पद्धति में है बच्चों, कार्तीय पद्धति में, ठीक है। और जो थीटा वाले आर और थीटा वो कौन सी पद्धति में है बच्चों, वो है ध्रुवीय पद्धति में, है ना। तो अब बात करते हैं कि ये देखो यहां पर क्या आ रहे हैं, एक्स वाई और आर, यानी कि कार्तीय और ध्रुवीय में संबंध, ठीक है। यहां पर भी देखिए एक्स वाई और थीटा, यानी कि ये कौन से संबंध है, ये है कार्तीय और ध्रुवीय पद्धति में संबंध, ठीक बच्चों। अब इसी के साथ ही आगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक काम आएगा, तो मैं क्या करता हूं, उससे पहले आपको समझा देता हूं कि आखिरकार किसी भी त्रिभुज में अज्ञात राशियों को कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना बच्चों। क्योंकि अगर आपको देखो ऐसा ध्यान नहीं रहेगा और जब आपको कोई सा भी टीचर, ठीक है, जब बताएगा तो वो क्या करेगा, वो कहेगा कि भाई इस त्रिभुज में ऐसा लेने पर ये प्राप्त होगा, ठीक है बच्चों। और उस समय जब आपको ध्यान ही नहीं लगेगा कि कैसे निकालते हैं तो फिर आपको परेशानी आएगी। तो देखो ध्यान से समझना बच्चों, एक ट्रायंगल जो समकोण त्रिभुज होता है, ये ट्रायंगल, ठीक है, देखिए यहां 90 डिग्री होता है बच्चों, यहां थीटा होता है। तो अगर ए बी सी इस त्रिभुज की बात करें तो बच्चों देखिए बात तो बहुत छोटी है, 10th क्लास की बात है, लेकिन जब पूछा जाता है बच्चों से तो यो मान लो आपकी लगभग 50% बच्चे जो हैं गलतियां कर देते हैं बच्चों, ठीक है ना। अब आपको पता है कि एक जरा सी बात हमें समझ में नहीं आएगी तो अगला वाला टॉपिक क्लियर होता नहीं चलेगा। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले बात तो ध्यान रखना बच्चों कि इस भुजा को आधार माना जाता है, ठीक है। अगर बच्चों मान लीजिए कि थीटा को चेंज कर दिया जाए ना तो आधार भी बदल जाएगा यहां पर, ठीक है। तो जहां पर 90 डिग्री और थीटा डिग्री दोनों एक ही लाइन पे होते हैं वो आधार होता है बच्चों, वो क्या होता है, आधार होता है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है बच्चों, ध्यान रखना क्या होती है, कर्ण। और थीटा के सामने की भुजा लंब होती है बच्चों। ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन आपको अगर चित्र को घुमा के एक चित्र में, छोटे से चित्र में उलझा दिया जाए ना तो बच्चों 90% बच्चे जो है गलतियां कर देते हैं, उन्हें यह भी पता नहीं चलता कि कौन सी भुजा क्या है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, विशेष बात ध्यान रखिए। देखो मैं यहां लिख देता हूं 90 डिग्री के सामने की भुजा, ठीक है बच्चों, 90 डिग्री के सामने की भुजा वो होती है बच्चों कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण होती है, ठीक है ना। और थीटा कोण के सामने की भुजा, थीटा कोण के सामने की भुजा क्या होती है बच्चों, वो लंब होती है। क्या होती है, लंब। और जो शेष बचती है भुजा, शेष भुजा कौन बची बच्चों, शेष भुजा क्या होती है बच्चों, आधार होती है, ठीक है ना, आधार होती है बच्चों, ध्यान रखना। अब आपको पता है कि इस प्रकार के समकोण त्रिभुज में एक ही मुख्य सर्वसमिका लगती है, वो बच्चों वो है पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है वो, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये सर्वसमिका बच्चों याद रखनी है आपको, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सभी लगभग आप किसी भी क्लास में चले जाओ, किसी भी लगभग कहीं ना कहीं ये कार्य करने आई जाती है, यानी कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये काम में आती रहती है। फिर दूसरी बात,
देखो इस ट्रायंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल में कुछ चीजें हमें ज्ञात दे दी जाती है और कुछ अज्ञात रहती है, ठीक है ना बच्चों। तो आप एक ही फॉर्मूला याद रखना, बस जो मैं बताने जा रहा हूं आप इस फॉर्मूले के अलावा आपको कुछ नहीं करना और आप बहुत आसानी से इसे कर पाओगे। देखो कैसे समझना बच्चों, आप एक ही बात ध्यान रखना, इस सूत्र को याद रखना, अज्ञात बटा ज्ञात बराबर फलन, जो फलन बनना है बन जाएगा। देखना ऐसे कोई बुक्स में नहीं लिखा रहता कि भाई इससे करो, लेकिन ये आपका परमानेंट सूत्र है जो आपको जिंदगी भर काम आएगा। कैसे आएगा बच्चों, किसी भी भुजा को निकालना हो, जैसे मान लीजिए नॉर्मल बात करें कि अगर आपको ये BC दे रखा हो, मान लो दे रखा है कि R दे रखा है आपको, नॉर्मल है, मान लिया मैंने R दे रखा है और आपको AB निकालना है, ठीक है ना बच्चों। एग्जांपल के रूप में बता रहा हूं, आपको AB निकालना है। क्या निकालना है? AB। पूरे चित्र में आपको केवल क्या पता है? पूरे चित्र में आपको बच्चों R पता है केवल, तो आपको जो निकालना है उसको यानी कि क्या निकालना है, मुझे AB निकालना है। और पूरे चित्र में किसका पता है? मुझे R का पता है। क्या पता है बच्चों? R का पता है, ठीक है ना। तो R का मान नीचे लिख दिया, तो बच्चों देखिए चित्र के हिसाब से ये क्या बना, ये बना बच्चों आधार बटा कर्ण, और आधार बटे कर्ण यानी कि कोस थीटा। अपने आप बच्चों आपको AB की वैल्यू पता चल गई, R कोस थीटा। ये जो तरीका है ये आगे के अभी लेक्चर्स में काम आने वाला है, इसीलिए मैंने ये आपको बताया है, ठीक है। तो बच्चों अब जो है अगली जो टॉपिक की बात होगी वो हमारे अगले लेक्चर्स में होगी।